Welcome to all engineers to our channel VRP ICT. Today we are going to discuss chapter number 7 of artificial intelligence, which is statistical reasoning, in which we will discuss about 12 MCQs, from which 4 marks MCQs can be asked. Question number 1 देखिए, Bayes theorem for P of A/B is given by, तो इसका फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बायस थ्योरम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो बायस थ्योरम क्या होता है? बायस थ्योरम जो है वो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। बायस थ्योरम के थ्रू जैसे मान लीजिए P A of B का मतलब क्या हुआ कि हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन देयर इज अ गिवन एविडेंस ऑफ B, ठीक है। हमें A की प्रोबेबिलिटी पता करनी है और हमें B गिवन है, तो उस सिनारियो में हम क्या करते हैं? बायस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बायस थ्योरम का एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो याद रख लो, P A/B इज इक्वल्स टू, पहले इसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी यूज करनी है, P B of A डॉट करेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो, दैट इज P of A, और डिवाइड बाय जो सेकेंड एलिमेंट है उसे डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हो जाता है उसका फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। देखिए, तो P B/A डॉट P of A डिवाइड बाय P of B, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। उसमें और भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है। पहले तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, और इसका मीनिंग क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालनी है व्हेन देयर इज अ गिवन एविडेंस फॉर A। A जब दिया है और उसके बेस पे आपको B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। साथ ही साथ इसका और एक इंटरसेक्शन फॉर्मूला भी होता है। जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है A गिवन B, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A देयर इज गिवन B। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है P A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P of B, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, P A of A इंटरसेक्शन B मींस A एंड B में जो कॉमन पोर्शन है वो लिखो एंड डिवाइड बाय P of B लिखो, ठीक है। और उसी तरह से हम P B of A के बारे में भी लिख सकते हैं, और इन दोनों को मर्ज करके आपका क्या बनता है? बायस थ्योरम बनता है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P A/B इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B बाय क्या आ जाएगा? P of B। इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये एक आपका, ये भी एक एमसीक्यू बन जाता है इंपॉर्टेंट, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो आप इजीली बता सकते हो P A इंटरसेक्शन B बाय P of B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं उसी के बेस पे। वैसे तो चांसेस बहुत कम होते हैं एग्जाम्पल पूछने के, फिर भी हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज इन स्कूल देयर आर 100 स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है? मींस आपको टोटल नंबर जो दे रखा है वो 100 दे रखा है। आउट ऑफ दोज 55 स्टूडेंट्स स्टडी मैथ, तो मैथ कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 55 स्टूडेंट्स, जिसे हमने कह दिया इवेंट ए। तो इवेंट ए जो है वो अकर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालूं, P of A निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी होगी? 100 में से 55, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.55। 0.55 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी? A इवेंट ऑकर होने की। उसी तरह से नेक्स्ट क्या दिया है? 25 स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजी कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? 25। इसे हमने कह दिया इवेंट बी। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P of B 100 में से कितने स्टूडेंट? 25। तो हम कितना आ गया? इसका प्रोबेबिलिटी है 0.25। प्रोबेबिलिटी में आपको याद होगा टोटल प्रोबेबिलिटी सबकी ऐड करके हमें क्या मिलना चाहिए? हमेशा 1 मिलना चाहिए। नेट प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। और यहाँ पे एक और चीज दे रखी है कि एंड 20 स्टडी बोथ, तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मींस दोनों स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया कि मैथ्स भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बायो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में ये कॉमन पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो 20 स्टूडेंट जो है वो कॉमन पढ़ रहे हैं। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ
randomly studies math, तो probability of math means क्या हो गया, event A that given that studies biology, तो बायोलॉजी स्टडी कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है, ठीक है। तो P ऑफ A ऑफ B हमें फाइंड करना है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि A/B हमें फाइंड करना है। तो A/B फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट लॉजिक देखो, तो हम अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बायस थ्योरम, तो P A ऑफ B इज इक्वल्स टू क्या आता है, P B/A डॉट P ऑफ A डिवाइड बाई P ऑफ B, ठीक है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, तो हमें P ऑफ B ऑफ A निकालना है। P B ऑफ A अगर हमें निकालना है, तो यहाँ पे हमें एक और चीज दे रखी है, P A इंटरसेक्शन B आपको गिवन है 0.20, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप P B ऑफ A निकालते हो, तो P B ऑफ A आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे P A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, तो P B ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, ये कितना है 0.20 डिवाइड बाई P ऑफ B कितना है यहाँ पे 0.25, ठीक है। तो ये आपको रेशियो मिल गया यहाँ पे। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे अब आपको फाइंड करना है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर दो, P A/B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.20 बाई 0.25 इंटू P ऑफ A कितना दे रखा है 0.55 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा P ऑफ B। तो P ऑफ B यहाँ पे डिवाइड में P ऑफ B आपको दिया है, तो P ऑफ B डिवाइड में कितना दे रखा है 0.25, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल आंसर जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 0.8। आई थिंक यहाँ पे एक मिनट /B था आपका, यहाँ पे डिवाइड में A आएगा, मीन्स यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.55, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 55। तो 0.55 इंटू 0.25 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8। तो आपको बेसिकली आइडिया आ गया होगा कि ओवरऑल आप किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस प्रोबेबिलिटी विथ अनसर्टेन नॉलेज, ठीक है। अनसर्टेन नॉलेज का मतलब क्या होता है, जहां पर हमें स्पेसिफिकली प्रॉपर नॉलेज नहीं है, किसी चीज के बारे में एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, ठीक है, हमारे पास जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अनसर्टेन नॉलेज। तो अनसर्टेन नॉलेज को सॉल्व करने के लिए हम बाइजियन नेटवर्क का यूज करते हैं, रीजनिंग कह लो, बाइजियन नेटवर्क कह लो, ठीक है, या इसे बिलीफ सिस्टम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम, नेटवर्क या बाइजियन रीजनिंग, तीनों उसके नाम है। ऑप्शन में आपको किसी भी तरह से दे दे, आपको याद रखना है अनसर्टेन नॉलेज के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बाइजियन नेटवर्क का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग गिवन दैट वी ऑलरेडी नोन अनदर टू बी ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लो P A/B, A हमें फाइंड करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास गिवन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं हम इसे, और इसका फॉर्मूला हमने देखा था P A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे A/B आपको दिया है, तो डिवाइड में आ जाएगा आपका P ऑफ B, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो आंसर विल बी योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये दोनों इस तरह की कोई प्रोबेबिलिटीज नहीं होती हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करेंगे हम, ठीक है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपको B 20 बार दे रखा है, A बार दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें B एंड A मर्ज करके बात कर रहे हैं, या B बार एंड A की बात कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोबेबिलिटीज जब हम मर्ज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, सर्टेनिटी फैक्टर
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सर्टेनिटी फैक्टर देखिए क्या है। सर्टेनिटी फैक्टर का मतलब क्या हो गया, पहले तो ये समझिए डेफिनेशन कि सर्टेनिटी फैक्टर मींस हम एक वैल्यू कंसीडर करते हैं जो कि सर्टेन डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। सर्टेन डेटा का मतलब जो बिलीव कर सके, जिस डेटा पे हम बिलीव कर सके, कि हम जिस डेटा को देख के बोल सके कि यस ये वाला डेटा क्या है, ट्रू होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में ये डेटा हमारा करेक्ट होगा और ट्रू होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्टेन डेटा और बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं। तो यहाँ पे बिलीफ सिस्टम में आपको फैक्टर में दो चीजें दे रखी हैं, एक एच है और एक ई है। एच का मतलब होता है यहाँ पे हाइपोथेसिस और ई का मतलब होता है एविडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको हाइपोथेसिस दे रखी है, और हाइपोथेसिस जो होती है वो क्या होती है, एक जस्ट जैसे पीएचडी पर्सन जो रिसर्च करते हैं वो क्या लिखते हैं, हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो वो सिर्फ क्या होता है, एक नॉलेज बेस्ड कंटेंट होता है और उसका एविडेंस हमें प्रोवाइड करना पड़ता है कि जो मैंने थीसिस लिखी है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, तो उसके लिए हमें एविडेंस देना पड़ता है। तो उसी के बेस पे हमें सर्टेनिटी फैक्टर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर अगर मुझे सर्टेनिटी फैक्टर डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, जिसमें हमें ऑप्शन में एमबी दे रखा है जिसका मतलब होता है मेजर बिलीफ, मींस बिलीफ को मेजर करना, और एमडी का मतलब है डिसबिलीफ को मेजर करना। बिलीफ का मतलब क्या हो गया, जिस पे हम यकीन कर सकते हैं, और डिसबिलीफ का मतलब क्या हो गया, जिस पर हम यकीन नहीं करते हैं, तो वो हो जाएगा मेजर डिसबिलीफ। तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे क्या आती है कि अगर हम सर्टेनिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, सर्टेनिटी फैक्टर होगा इक्वल टू मेजर ऑफ बिलीफ। ठीक है, टोटल बिलीफ जो होगा वो हमारा सर्टेनिटी फैक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह का थोड़ा, जैसे मान लीजिए 100% हमारा क्या होना चाहिए सर्टेनिटी फैक्टर, जिसमें से मान लीजिए 90% जो है वो बिलीव कर रहे हैं, मान लीजिए 90% जितने लोग बिलीव कर रहे हैं, लेकिन 10% ऐसे लोग भी हैं जो डिसबिलीव कर रहे हैं। ठीक है, 10% ऐसे लोग भी हैं जो डिसबिलीव कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली एक्चुअल में इसका सर्टेनिटी फैक्टर जो आएगा वो 100 नहीं आएगा, डिसबिलीफ हमें माइनस करना है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये 90% ये 10% है, तो एक्चुअल में बिलीफ कितना आया, 90%। ठीक है, तो यहाँ पर जितना मान लीजिए अगर ये मतलब 100% की बात करके चले तो 90% जितना है, ठीक है, 100 में से, मीन्स यहाँ पे जो डिसबिलीफ वाली चीजें हैं वो हमें हटानी पड़ेंगी। तो बची हुई जो चीज मतलब देखिए पहले हमें टोटल मिला, ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा है जो डिसबिलीफ वाला है, तो हमें डिसबिलीफ वाला हिस्सा हटा देना है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, बिलीफ सिस्टम होगा, पूरा का पूरा क्या मिलेगा, बिलीफ। तो बिलीफ में से क्या करेंगे, डिसबिलीफ को हटा देंगे, और इसका मतलब क्या है, हाइपोथेसिस विद प्रोवाइडेड एविडेंस, हाइपोथेसिस फॉर प्रोवाइडेड एविडेंस। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा तो ये रॉन्ग आ जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबो नहीं आएगा। और यहाँ पे दिक्कत क्या है, डिसबिलीफ में से बिलीफ को माइनस कर देंगे तो डिसबिलीफ वाला डेटा बच जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें बिलीफ डेटा चाहिए, तो बिलीफ में से डिसबिलीफ को हटा दो तो बिलीफ वाला डेटा बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बायेसियन नेटवर्क इज अ प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि बायेसियन नेटवर्क क्या है, तो ग्राफिकल मॉडल है which represents a set of variables and their conditional dependencies using dash dash। तो यहाँ पे डैग का यूज होता है। ठीक है, जब हम बायेसियन नेटवर्क की बात करते हैं तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डैग का यूज करते हैं। डैग क्या होता है, डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ लिमिटेड ग्राफ होता है, मतलब इसमें किसी भी तरह की रिपीटेशंस नहीं होती हैं, किसी भी अगर हम कोई वेरिएबल कंसिडर करें तो उसका रिपीटेशन यूज नहीं होगा, हम सिंगल वेरिएबल के थ्रू मल्टीपल टास्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायेसियन नेटवर्क। तो देखिए जब भी हम लोग बायेसियन नेटवर्क के कंसेप्ट करते हैं, ठीक है, या बायेसियन नेटवर्क को हम सॉल्व करते हैं, बायेसियन नेटवर्क क्यों यूज करते हैं हम लोग, ताकि हम प्रोबेबिलिटीज, मतलब जैसे मान लीजिए एक बेस्ट एग्जांपल चलता है बायेसियन नेटवर्क में कि बल्गरी अलार्म सिस्टम। ठीक है, तो बल्गरी अलार्म सिस्टम के अंदर क्या होता है, बल्गरी अलार्म सिस्टम, तो बल्गरी अलार्म सिस्टम में क्या होता है कि आप एक अलार्म सिस्टम आपके घर में पुट करते हो, सेट करते हो, और उसमें अलग अलग सेंसर्स लगे हैं। अब उसमें अलार्म जब बजेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब चोर आता है, बराबर थीप आता है या बल्गर ही आता है, बल्गर आए तो
उस टाइम पे अलार्म बजा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, या फिर किसी और रीजन से अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा भी उस पे सेंसर पे नॉइस गया या कुछ अदर इफेक्ट हुए तो तुरंत बजने लगेगा। तो दूसरे भी पॉसिबिलिटीज हैं कि चोर नहीं आया है फिर भी अलार्म बज जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये इस तरह की प्रोबेबिलिटी जब हमें निकालनी होती है रियल टाइम में तो हम बाइजेन नेटवर्क का यूज करते हैं। तो बाइजेन नेटवर्क में जस्ट लास्ट क्वेश्चन में देखा डैग का यूज होता है, और किसी भी प्रोबेबिलिटी को अगर हमें निकालना है तो इन दोनों का मर्ज करके ही डेटा सॉल्व होता है। तो यहाँ याद रखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों का भी यूज होता है। रिलेशनल ग्राफ यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट पूछा है तो रिलेशन ग्राफ विल बी आंसर। तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच इज यूज्ड इन द बाइजेन नेटवर्क, तो डैग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइजेन नेटवर्क कैन आंसर एनी क्वेरी अबाउट द डोमेन बाय यूजिंग डैश, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया मल्टीपल डोमेन्स पे हम काम कर सकते हैं बाइजेन नेटवर्क के अंदर, और बाइजेन नेटवर्क से हम कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। जैसे बल्गेरी अलार्म का एग्जांपल दिया तो हम पूछ सकते हैं कि थीफ आने पे अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो तुरंत रिप्लाई कर हमें मिल जाएगा वहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नॉर्मल सेंसर्स पे नॉर्मल नॉइस पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इस तरह से हम क्वेरी किसी भी तरह की क्वेरी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी का आंसर देने के लिए हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो डैग तो खाली वेरिएबल रिपीट यूज ना करे उसके लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जॉइंट प्रोबेबिलिटी जैसे मान लो यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटीज हमें मर्ज फॉर्म में दे रखी है और मैंने जो क्वेरी की है मान लो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी एक आपका आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए फजी लॉजिक, मोस्ट आईएमपी एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। फजी लॉजिक इज अ फॉर्म ऑफ डैश डैश लॉजिक, ठीक है। तो पहले तो देखिए दो तरह के लॉजिक होते हैं। पहला लॉजिक होता है आपका जो कि हम कहते हैं क्रिस्प लॉजिक, ठीक है, या फिर उसी को हम बुलियन लॉजिक भी कहते हैं। याद रखना दोनों का मतलब एक ही है, क्रिस्प एंड बुलियन। और दूसरा होता है आपका फजी लॉजिक। तो दो तरह के लॉजिक होते हैं। क्रिस्प लॉजिक जो है वो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ये दो ही वैल्यू पे काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बुलियन, मींस बाइनरी लेवल पे काम करता है, बाइनरी वैल्यू पे काम करता है। कौन, क्रिस्प एंड बुलियन लॉजिक। वहीं पे फजी लॉजिक की अगर हम बात करें तो फजी लॉजिक हमारा मल्टी वैल्यूड होता है, मींस मल्टीपल वैल्यूज पे वर्क करता है। मींस वैल्यू की दोनों में रेंज क्या होगी, जैसे ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0, ठीक है। तो ये बाइनरी वैल्यू हो गया 0 1। उसी तरह से फजी लॉजिक के अंदर भी 0 और 1 के बीच में ही काम होगा, लेकिन 0 से लेके 1 तक के बीच में भी बहुत सारी 0.1 0.2 इस तरह से अलग अलग बहुत सारी इंटरमीडिएट वैल्यूज होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और इन वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर फंक्शन से, मेंबरशिप फंक्शन से। इनकी जो वैल्यूज हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मेंबरशिप फंक्शन से, ठीक है। तो मेंबरशिप फंक्शन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फजी लॉजिक जो है वो मल्टी वैल्यूड है, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू होता है ये। नेक्स्ट देखिए बुलियन एंड क्रिस्प लॉजिक इज डैश डैश, बाइनरी लॉजिक है, 0 एंड 1 पे वर्क करता है, और इसमें ट्रू फॉल्स भी इंक्लूड कर सकते हो, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स पे वर्क करता है। नेक्स्ट देखिए विच लॉजिक इज यूज्ड टू इमिटेट ह्यूमन थिंकिंग। अब देखो ह्यूमंस जो है वो किस बेस पे सोचते हैं, तो ह्यूमंस की कोई फिक्स थिंकिंग, एक फिक्स ट्रू या फॉल्स नहीं होता। जैसे हम हमेशा किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं देते, हर क्वेश्चन का आंसर हमारा यस नो नहीं होता, हमारा बीच में कभी कभी आंसर पार्शियली यस, ठीक है, पार्शियली यस या फिर पार्शियली नो भी हो सकता है। मींस बीच में जैसे हम कहते हैं ना बहुत बार अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा यस नो वाली बातें नहीं करते, दूसरे भी वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें पार्शियली यस एंड पार्शियली नो में वो वर्ड आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट वैल्यूज भी हम यूज कर रहे हैं। ये हमारी हो गई 1 और ये वैल्यू हो गई 0, तो हम 0 एंड 1 के बीच वाली वैल्यूज भी यूज करते हैं। तो वो लॉजिक कौन सा होता है, फजी लॉजिक। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, ह्यूमन थिंकिंग जो है वो किस बेस पे इमिटेट करता है, फजी लॉजिक के ऊपर।
और वैसे भी देखो क्रिस्प लॉजिक और बुलियन लॉजिक दोनों सेम होते हैं। डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फजी क्वांटिटी और फजी लॉजिक सेंटेंस इनटू प्रिसाइज क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली फजी लॉजिक जो होता है वो किस तरह का होता है कि इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर पे। जैसे कि हम बात करें तो अलग अलग सिचुएशंस की बात कर सकते हैं कि ऐसे इंक्रीजिंग है, ठीक है, ग्राफ हम देख सकते हैं, तो मान लो यहाँ पे कुछ और रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, मान लो 0, यहाँ पे 1, तो इंटरमीडिएटली भी हमें 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे अलग अलग रिस्पॉन्सेस हमको मिलते जाएंगे, ठीक है। और इन रिस्पॉन्सेस के बेस पे हम देख सकते हैं कि हमें हमेशा एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, देखिए बेस्ट एग्जांपल समझ लेते हैं एक। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ किया, इस तरह से, देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मान लीजिए ये 1 है, ये 0 है, यहाँ पे कोल्ड, यहाँ पर वार्म और यहाँ पर आ गया हॉट, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, कोल्ड से हॉट की तरफ टेम्परेचर कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाली सिचुएशन देखिए, यहाँ तक तो एग्जैक्टली आंसर मिल रहा है कोल्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है, ठीक है, ये वाला जो स्टेट है वहां पर, क्योंकि यहाँ से वार्म स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से आपका वार्म स्टार्ट होता है, ठीक है, ये वार्म स्टेट हो गया। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला स्टेट, तो ये हॉट वाला स्टेट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरमीडिएट कुछ स्टेट्स आपको मिलेंगी जिसमें आपका ना ही हॉट है ना वार्म है, मीन्स ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टेट मतलब क्या, वहां पे आपका कुछ थोड़ा मतलब कुछ कोल्ड है और कुछ वार्म है, और वहीं पे यहाँ पे कुछ वार्म है और कुछ हॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पार्शियल मींस इंटरमीडिएट सिचुएशंस भी मिलती हैं, और इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फजी लॉजिक। तो इंटरमीडिएट में एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे है 0 और 1 पे है तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि कोल्ड है, या फिर यहाँ है तो वार्म है, यहाँ है तो हॉट है। लेकिन यहाँ बीच में अगर है इंटरमीडिएट में तो आप क्लियरली नहीं बता सकते कि आप हॉट है, वार्म है, या क्या कह सकते हैं कोल्ड है, ठीक है। आप क्लियर आंसर नहीं दे सकते, आप बीच वाली पोजीशन में ही फंसे हो। तो आपको अगर प्रिसाइज आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो हम फजी लॉजिक को क्या करेंगे, उसको डीफजीफिकेशन कर देंगे। और डीफजीफिकेशन में भी बहुत सारी वेरियस मेथड्स आती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की मेथड्स आती हैं जिसके थ्रू हम उसको अलग अलग वे से हम उसको डीफजीफिकेशन करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब हमें प्रिसाइज क्वांटिटी चाहिए तो हम डीफजीफिकेशन करते हैं। सो आई होप आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ हो गया, जिसमें स्टैटिस्टिकल रीजनिंग जो है उसमें कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी और फजी लॉजिक के ऊपर कंसेप्ट है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके फजी लॉजिक या फिर प्रोबेबिलिटी, जिसमें बेजियन नेटवर्क या फिर बायस थ्योरम, इसके ऊपर ही पूछे जाते हैं। और अगर फिर भी लेक्चर में कोई टॉपिक में आपको दिक्कत हुई होगी, डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आने वाले लेक्चर्स में भी आप ऐसे ही एंजॉय करते रहिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।